भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 454 जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित मृत्युदंड का निष्पादन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय हाई कोर्ट से संबंधित है। धारा 424 उच्च न्यायालय द्वारा पारित मृत्युदंड का निष्पादन। यह धारा उस स्थिति को स्पष्ट करती है जहां मृत्युदंड सीधे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा अपील या पुनरीक्षण में पारित किया जाता है। यह बताती है कि सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसे मृत्युदंड को कैसे लागू करना है। जब उच्च न्यायालय द्वारा अपील में या पुनरीक्षण में मृत्युदंड पारित किया जाता है तो सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी करके सजा को प्रभावी करवाएगा। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ स्थिति यदि हाई कोर्ट ने स्वयं किसी अपील जैसे दोष सिद्धि के खिलाफ दायर अपील में या सरकार द्वारा सजा बढ़ाने के लिए दायर अपील में या पुनरीक्षण रिवीजन की सुनवाई करते हुए मृत्युदंड का फैसला सुनाया है। ओ सत्र न्यायालय का कर्तव्य। जब सत्र न्यायालय को हाई कोर्ट का यह आदेश मिलता है तो उसका कर्तव्य है कि वह तुरंत 1. वारंट जारी करे बाय इशूइंग अ वारंट। इसका अर्थ है मृत्यु वारंट जारी करना। 2. सज्जा को प्रभावी करवाए कॉज द सेंटेंस टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट, यानी मृत्युदंड को लागू करे। महत्व। ओ स्पष्टता। यह धारा स्पष्ट करती है कि मृत्युदंड का निष्पादन भले ही हाई कोर्ट द्वारा सीधे पारित किया गया हो, कार्यकारी स्तर पर सत्र न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। हाई कोर्ट स्वयं निष्पादन नहीं करता। ओ प्रक्रियात्मक निश्चितता। यह मृत्युदंड जैसे गंभीर मामलों में कानूनी प्रक्रिया के अंतिम चरण में कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ती। ओ उत्तरदायित्व। यह सत्र न्यायालय के लिए एक स्पष्ट दायित्व निर्धारित करती है कि वह हाई कोर्ट के आदेश को तुरंत और प्रभावी ढंग से लागू करे। संक्षेप में धारा 404 यह प्रावधान करती है कि जब उच्च न्यायालय स्वयं अपील या पुनरीक्षण में मृत्युदंड का आदेश देता है तो सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर मृत्यु वारंट जारी करके उस सज्जा को लागू करवाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 450 जो उच्चतम न्यायालय में अपील के मामले में मृत्युदंड के निष्पादन का स्थगन पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। धारा 455 उच्चतम न्यायालय में अपील के मामले में मृत्युदंड के निष्पादन का स्थगन। यह धारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करती है जहां किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया गया हो। यह सुनिश्चित करती है कि मृत्युदंड का निष्पादन तब तक स्थगित रहे जब तक अभियुक्त के पास उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील करने या विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अवसर हो और उन अपीलों याचिकाओं पर निर्णय न आ जाए। यह जीवन के अधिकार की रक्षा करती है और न्याय के अंतिम अवसर को सुनिश्चित करती है। एक संवैधानिक अपील के मामले में स्थगन। एक जहां किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है और उसके निर्णय के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड ए या उपखंड बी के अधीन उच्चतम न्यायालय में अपील बनती है तो उच्च न्यायालय सजा के निष्पादन को तब तक स्थगित करने का आदेश देगा जब तक ऐसी अपील करने की अनुमत अवधि समाप्त न हो जाए, या यदि उस अवधि के भीतर अपील की जाती है तो जब तक ऐसी अपील का निपटारा न हो जाए। सरल शब्दों में, ओ स्थिति यदि हाई कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड दिया है। ओ अपील का अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 144 ए या बी के तहत उस मृत्युदंड के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील का कानूनी अधिकार है। ये वे मामले होते हैं जहां हाई कोर्ट ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलटकर मृत्युदंड दिया हो या जहां हाई कोर्ट ने मृत्युदंड को कायम रखा हो। ओ हाई कोर्ट का दायित्व। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को यह आदेश देना होगा कि मृत्युदंड अभी लागू न किया जाए, स्थगित कर दिया जाए। ओ स्थगन की अवधि। यह स्थगन तब तक रहेगा जब तक 1.
सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति समय सीमा खत्म न हो जाए। 2, या यदि उस समय सीमा के भीतर अपील दायर कर दी जाती है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उस अपील पर अपना अंतिम फैसला न सुना दे। महत्व: यह अभियुक्त को सुप्रीम कोर्ट में अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर देता है, बिना किसी जल्दबाजी के निष्पादन के डर के। 2, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आवेदन के मामले में स्थगन। 2, जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड पारित या पुष्ट किया जाता है और दंडित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड सी के अधीन प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करता है, तो उच्च न्यायालय सज्जा के निष्पादन को तब तक स्थगित करने का आदेश देगा जब तक ऐसे आवेदन का उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा न हो जाए, या यदि ऐसे आवेदन पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है तो जब तक ऐसे प्रमाण पत्र पर उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमत अवधि समाप्त न हो जाए। सरल शब्दों में, ओ स्थिति: हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दिया या उसकी पुष्टि की। ओ प्रमाण पत्र के लिए आवेदन और दोषी व्यक्ति हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 132 संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र, या अनुच्छेद 134 सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए हाई कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील योग्य है के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है। ओ हाई कोर्ट का दायित्व हाई कोर्ट को मृत्युदंड के निष्पादन को स्थगित करने का आदेश देना होगा। ओ स्थगन की अवधि: यह स्थगन तब तक रहेगा जब तक 1, हाई कोर्ट द्वारा उस प्रमाण पत्र आवेदन का निपटारा न हो जाए। 2, या यदि हाई कोर्ट प्रमाण पत्र दे देता है तो जब तक उस प्रमाण पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमत समय सीमा समाप्त न हो जाए। महत्व: यह अभियुक्त को संवैधानिक महत्व के मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का अवसर देता है जो सीधे अपील के दायरे में नहीं आते, लेकिन जिनके लिए हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। 3, विशेष अनुमति याचिका SLP के मामले में स्थगन। 3, जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड पारित या पुष्ट किया जाता है और उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि दंडित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटीशन SLP प्रस्तुत करने का इरादा रखता है, तो उच्च न्यायालय सज्जा के निष्पादन को इतनी अवधि के लिए स्थगित करने का आदेश देगा जिसे वह ऐसी याचिका प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त समझे। सरल शब्दों में, ओ स्थिति: हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दिया या उसकी पुष्टि की। ओ SLP का इरादा और हाई कोर्ट को यह संतोष है कि दोषी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका SLP दायर करना चाहता है। SLP एक असाधारण रेमेडी है जो तब मिलती है जब अपील का कोई सीधा अधिकार न हो। ओ हाई कोर्ट का दायित्व: हाई कोर्ट को मृत्युदंड के निष्पादन को स्थगित करने का आदेश देना होगा। ओ स्थगन की अवधि: यह स्थगन उतनी अवधि के लिए होगा जितनी हाई कोर्ट उस व्यक्ति को SLP दायर करने के लिए पर्याप्त समझेगा। यह अवधि निश्चित नहीं है और हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर करती है, लेकिन इसका उद्देश्य SLP दायर करने के लिए यथार्थवादी समय देना है। महत्व: अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सज्जा या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने की असाधारण शक्ति देता है। यह उपधारा सुनिश्चित करती है कि इस महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का मौका मिले, भले ही कोई सीधा अपील का अधिकार न हो। इस धारा का समग्र महत्व: धारा 455 मानवाधिकारों और न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है। यह सुनिश्चित करती है कि मृत्युदंड के निष्पादन में कोई जल्दबाजी न हो और अभियुक्त को भारत की सर्वोच्च अदालत उच्चतम न्यायालय में न्याय के अंतिम अवसर प्राप्त करने के सभी संवैधानिक और कानूनी अधिकार उपलब्ध हों। यह निष्पादन से पहले
उचित न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जिससे संभावित न्यायिक त्रुटियों को सुधारा जा सके और न्याय का प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष और विवेकपूर्ण हो सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 486 जो गर्भवती महिला के मृत्युदंड का लघुकरण, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ ऑन प्रेग्नेंट वुमन से संबंधित है। धारा 426 गर्भवती महिला के मृत्युदंड का लघुकरण। यह धारा एक मानवीय प्रावधान है जो एक महिला अभियुक्त के अधिकारों और अजन्मे बच्चे के जीवन की रक्षा करता है यदि उसे मृत्युदंड दिया गया हो और वह गर्भवती पाई जाए। यह एक अनिवार्य प्रावधान है, न कि विवेकाधीन। यदि मृत्युदंड से दंडित कोई महिला गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट उस सज्जा को आजीवन कारावास में लघुकरण कम्यूट करेगा। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ स्थिति किसी महिला को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। ओ गर्भावस्था का पता चलना और बाद में सजा सुनाए जाने के बाद लेकिन निष्पादन से पहले यह पता चलता है कि वह महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट। ओ अनिवार्य परिणाम। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस महिला के मृत्युदंड को आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में बदल दे, लघुकरण कर दे। हाई कोर्ट के पास इस मामले में कोई विवेक नहीं है, उसे ऐसा करना ही होगा। महत्व। ओ मानवीय आधार। यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों और मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है। यह न केवल दोषी महिला के जीवन को बचाता है बल्कि अजन्मे और निर्दोष बच्चे के जीवन की भी रक्षा करता है। वो बच्चे का अधिकार। एक निर्दोष बच्चे को उसकी मां के कथित अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। मृत्युदंड के निष्पादन का अर्थ उस निर्दोष बच्चे की भी मृत्यु हो सकती है या उसे जन्म के तुरंत बाद अनाथ कर दिया जाएगा, जो कि अत्यधिक अमानवीय है। ओ अपरिवर्तनीयता। मृत्युदंड अपरिवर्तनीय है। एक गर्भवती महिला को मृत्युदंड देने से ऐसे जटिल नैतिक और कानूनी मुद्दे उठते हैं जो न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों के विपरीत हो सकते हैं। वो कोई विवेक नहीं इस धारा में करेगा। शैल शब्द का उपयोग यह इंगित करता है कि उच्च न्यायालय के पास इस मामले में कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। यदि गर्भावस्था सिद्ध हो जाती है तो लघुकरण अनिवार्य है। संक्षेप में, धारा 456 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक मानवीय और अनिवार्य प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि यदि मृत्युदंड से दंडित कोई महिला गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 457 जो कारावास के स्थान को नियुक्त करने की शक्ति, पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट से संबंधित है। धारा 457 कारावास के स्थान को नियुक्त करने की शक्ति। यह धारा मुख्य रूप से यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति को किस स्थान पर कारावास में रखा जाएगा या हिरासत में लिया जाएगा और विशेष रूप से सिविल जेल से आपराधिक जेल में स्थानांतरण के संबंध में प्रावधान करती है। राज्य सरकार की शक्ति। 1 जब तक कि किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो, राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि इस संहिता के अधीन कारावासित या अभिरक्षा में सुपुर्द किए जाने योग्य किसी व्यक्ति को किस स्थान पर परिरुद्ध कन्फाइंड किया जाएगा। सरल शब्दों में, जब तक किसी अन्य कानून में इसके बारे में कुछ और न कहा गया हो, राज्य सरकार के पास यह शक्ति है कि वह यह तय करे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी व्यक्ति को कहां जेल में रखा जाएगा या हिरासत में लिया जाएगा। महत्व। यह राज्य सरकार को जेलों के प्रबंधन, सुरक्षा और कैदियों के वर्गीकरण के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने की शक्ति देता है। सिविल जेल से आपराधिक जेल में स्थानांतरण। यदि इस संहिता के अधीन कारावासित या अभिरक्षा में सुपुर्द किए जाने योग्य कोई व्यक्ति सिविल जेल में परिरुद्ध है तो कारावास या सुपुर्दगी का आदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि उस व्यक्ति को आपराधिक जेल में स्थानांतरित किया जाए। सरल शब्दों में,
ओ यदि कोई व्यक्ति जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जेल में डाला जाना है, यानी किसी आपराधिक अपराध के लिए, वह पहले से ही किसी सिविल जेल में बंद है, जैसे आरण चुकाने में विफलता के लिए। ओ तो वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट जिसने उसे आपराधिक मामले में जेल में भेजने का आदेश दिया है, यह निर्देश दे सकता है कि उस व्यक्ति को सिविल जेल से आपराधिक जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि आपराधिक मामलों में दोषी या अभियुक्तों को उचित प्रकार की जेल में रखा जाए, जहां आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रावधानों के तहत उनका प्रबंधन किया जा सके। 3. आपराधिक जेल से रिहाई के बाद की प्रक्रिया। 3. जब कोई व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन आपराधिक जेल में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे वहां से रिहा होने पर वापस सिविल जेल भेजा जाएगा, जब तक कि ए उसे आपराधिक जेल में स्थानांतरित किए जाने के बाद से 3 वर्ष बीत न गए हों। ऐसी स्थिति में उसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 की धारा 68 के अधीन सिविल जेल से रिहा माना जाएगा, या बी, जिस न्यायालय ने उसे सिविल जेल में कारावासित करने का आदेश दिया था, उसने आपराधिक जेल के प्रभारी अधिकारी को यह प्रमाणित न किया हो कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 की धारा 68 के अधीन रिहा होने का हकदार है। सरल शब्दों में, ओ यदि किसी व्यक्ति को सिविल जेल से आपराधिक जेल में स्थानांतरित किया गया था, जैसा कि उपधारा 2 में बताया गया है, ओ तो आपराधिक जेल से रिहा होने के बाद उसे वापस सिविल जेल भेजा जाएगा। ओ हालांकि 2 अपवाद हैं जब उसे सिविल जेल वापस नहीं भेजा जाएगा। 1. 3 साल बीत जाने पर ए, यदि उसे आपराधिक जेल में स्थानांतरित किए जाने के बाद से 3 साल बीत चुके हैं। ऐसी स्थिति में उसे यह मान लिया जाएगा कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 68, जो दीवानी मामलों में अधिकतम सिविल गिरफ्तारी की अवधि निर्धारित करती है, के तहत सिविल जेल से भी रिहा हो चुका है। 2. सिविल कोर्ट का प्रमाण पत्र। बी, यदि वह न्यायालय जिसने उसे मूल रूप से सिविल जेल में भेजा था, आपराधिक जेल के प्रभारी अधिकारी को यह प्रमाणित कर देता है कि व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के तहत रिहा होने का हकदार है, उदाहरण के लिए क्योंकि उसने अपना कर्ज चुका दिया है या अधिकतम अवधि पूरी कर ली है। महत्व यह प्रावधान सिविल और आपराधिक न्याय प्रणालियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है। यह अनुचित कारावास को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को सिविल दायित्वों के लिए अनिश्चित काल तक जेल में न रखा जाए, खासकर यदि वे आपराधिक कार्यवाही के लिए स्थानांतरित किए गए हों। इस धारा का समग्र महत्व। धारा 427 कारावास के स्थान के निर्धारण और सिविल व आपराधिक जेलों के बीच कैदियों के स्थानांतरण के संबंध में महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक और मानवीय प्रावधान प्रदान करती है। यह राज्य सरकार को जेल प्रशासन में लचीलापन देती है, जबकि यह भी सुनिश्चित करती है कि कैदियों के अधिकारों और कानूनी प्रावधानों का सम्मान किया जाए, विशेष रूप से दीवानी मामलों में उनकी अधिकतम कारावास अवधि के संबंध में।